Hello everyone, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video we are going to discuss the topic nationalism and imperialism. From your chapter in history, the rise of nationalism in Europe. What is imperialism? इसको समझने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि नेशनलिज्म जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, नेशनलिज्म में वंस लव फॉर द कंट्री, हाउ वन इज डिवोटेड टू हिज कंट्री और किस तरीके से हम कलेक्टिव और एक कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं, नेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। और जो इंपीरियलिज्म है, अगर हम बात करें कि कैसे बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म का जो आइडियलिस्टिक फॉर्म था, जो लिबरल डेमोक्रेटिक और जो इसका एक आदर्शवादी जो रूप था, वो धीरे धीरे जो है इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हुआ। इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म वो पॉलिसी है या वो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें एक पावरफुल कंट्री, एक रिच कंट्री दूसरे कंट्री को किस तरीके से अपने कब्जे में करता है, कैसे वो उसके ऊपर अपना कंप्लीट कंट्रोल करता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, राइट। और ये किसके जरिए होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन के जरिए जो है एक पावरफुल कंट्री, एक रिच कंट्री दूसरे कंट्रीज को वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है या उसमें वहाँ पर कंट्रोल वो स्टैब्लिश करती है, राइट। तो कॉलोनाइज करती है वो, यानी कि वो दूसरे कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती है और वहाँ के रिसोर्सेज को अपने एडवांटेजेस के लिए यूज करती है। तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म का जो एक्सट्रीम फॉर्म, जब हम एक्सट्रीम लेवल पे चले गए जिसमें आप ये सोचने लगते हैं कि हमारे देश की रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कम पड़ जाए हमारे लोगों के लिए, तो ऐसे में जो आपके अंदर एक सेल्फिश इंटरेस्ट जो अवेकन होता है, जो पावरफुल कंट्रीज के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना हम दूसरे जगह के या दूसरे कंट्रीज के रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज करें। तो यही जो सोच है, इसी सोच में जो है नेशनलिज्म धीरे धीरे कन्वर्ट हुई बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। यो है आफ्टर 1871। तो 1871 के बाद से खास तौर से ये घटना आप बाल्कन रीजन से भी जोड़ के देख सकते हैं कि कैसे बाल्कन रीजन प्रेजेंट डे जो आज हमारी जो कंट्रीज, जो मॉडर्न कंट्रीज है, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, ये सब कंट्रीज उसके आज जो मॉडर्न डे कंट्रीज है, देवर पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन। और बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। दो ऑटोमन एम्पायर जिसको बोलते हैं कि मुस्लिम रूल, यहाँ पे कैलिफेट का रूल था, तो जो मुस्लिम रूल था उसका कहीं ना कहीं होल्ड बाल्कन रीजन में कमजोर पड़ रहा था। और धीरे धीरे जो है वहाँ के जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज हैं वो एक एक करके इंडिपेंडेंट होते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो रोमांटिक नेशनलिज्म का जो वेव चला, राइट, रोमांटिक नेशनलिज्म का वेव चला और वहाँ पर एक नेशनलिस्ट इमोशन जो राइज हुआ, जिसकी वजह से जो है जिनको लगता था कि हम शुरू से ही अब इंडिपेंडेंट थे, हमारे ऊपर जबरदस्ती हमें सब्जुगेट किया गया है, तो हमें हमारी जो लॉन्ग लॉस्ट फ्रीडम है उसको फिर से वापस पाने की जरूरत है। तो इसी जद्दोजहद में, इसी कोशिश में एक के बाद एक जो है, और इधर जो ऑटोमन एम्पायर की भी कोशिश रही कि किस तरह से रिफॉर्म किया जाए और किस तरीके से जो है अपनी एम्पायर को संगठित रखा जाए, एकजुट रखा जाए, राइट। लेकिन उनकी पकड़ कमजोर हुई और एक के बाद एक यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज अलग हुई। और वहीं दूसरी तरफ जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, जिसकी बात कर रहा हूँ, मेजर यूरोपियन पावर जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो रशिया है। तो ये मेजर कंट्रीज, मेजर पावर्स की भी नज़र जो है बाल्कन रीजन के ऊपर थी। तो हम बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म से किस तरीके से एक नैरो माइंडेड, एक एग्रेसिव अप्रोच में कैसे नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बदल गई इंपीरियलिज्म में। जो जैसे मैंने भी बताया, इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री को अपने कब्जे में लाता है। द पावरफुल कंट्री ट्राइज टू सब्जुगेट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज एंड स्टार्ट यूजिंग इट्स रिसोर्सेज टू द एडवांटेज ऑफ द मदर कंट्री। जो यानी कि जो कॉलोनाइज कर रहा है, वो जो कॉलोनी है, जो जिस कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती है, उस कॉलोनी के रिसोर्सेज को अपने एडवांटेजेस के लिए वो यूज करती है, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म इसी तरीके से हम सिंपल वे में हम समझे कि इसमें कॉलोनाइजेशन के जरिए दूसरे कंट्री को किस तरीके से वहाँ पे एक पावरफुल कंट्री अपना कब्जा जमाता है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रिसोर्सेस को अपने एडवांटेजेस के लिए वो यूज करता है, मैनिपुलेट करता है, राइट।
ताकि चीजें वो अपने पक्ष में कर सके। तो जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, जैसे मैंने बताया कि उनकी नजर भी जो है वो किस पे थी, बाल्कन रीजन पे थी। तो काफी ज्यादा टेंशन वहां इमर्ज हुई, जो कि अल्टीमेटली वहां पर कई सारे वॉर्स लड़े गए और बाद में ये जो सीरीज ऑफ वॉर्स है दैट लेड टू दी स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पूरे यूरोप में एक तरह से इसी इंपीरियलिस्ट सोच ने डिजास्टर लाने का काम किया, तबाही लाने का काम कर दिया। ठीक है, तो एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक और एक आइडियलिस्टिक फॉर्म से हम क्या देखते हैं आफ्टर 1871, किस तरीके से मेजर यूरोपियन पावर्स में एक अग्रेसिव एक अप्रोच आ गई, एक सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फिश मोटिव आ गया, जिसमें वो दूसरे कंट्रीज के टेरिटरीज को अपने कब्जे में करने की एक तरह की मैड रेस स्टार्ट हो गई। हर पावरफुल कंट्री ये चाहता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सी रूट जो है हमारे कंट्रोल में हो। हर पावरफुल कंट्री ये चाहता है कि इस तरह से ज्यादा टेरिटरी हमारे कब्जे में, राइट। तो यही जो कोशिश है, यही जो सोच है, जिसमें आप स्टैब्लिश करते हैं अपने कंट्रोल को दूसरे कंट्रीज में, इसी को ही इंपीरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसी मैंने इसी बात को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। जो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, by the last quarter of the 19th century, nationalism had lost its idealistic, liberal, democratic sentiments and it became more narrow-minded and aggressive। किस तरीके से जो नेशनलिज्म जो है वो अपनी जो आइडियलिस्टिक, जो आदर्शवादी जो एक उसका स्वरूप था वो खो दिया, और कैसे इसकी जो लिबरल और डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट्स है ये पीछे रह गई और नैरो माइंडेडनेस आगे बढ़ी। नैरो माइंडेडनेस में जब आप सोचते हैं कि भाई हम एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज, you take such steps, you try to dominate over other countries and you set up your control over there. A powerful country trying to set up its dominance, its control over the other countries and subjugate the people over there, right, and start controlling that region militarily, by the use of military force, right, militarily and administratively also you control it, politically and socially also you try to, economically you, mainly the economic interest is very much important over here. The main reason behind imperialism is to further their economic interest. Okay, economic interest को किस तरीके से वो आगे बढ़ाए, यही रिच और पावरफुल कंट्रीज की जो है सोच बनी। ठीक है, और इसमें जो हम बाल्कन रीजन की बात कर रहे हैं, तो पूरी लड़ाई जो बाल्कन के अंदर भी छिड़ गई थी और मेजर पावर कंट्रीज में भी, जो पावरफुल कंट्रीज में भी आपस में एक संघर्ष छिड़ गया था कि कौन जो है बाल्कन रीजन को अपने कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से सी रूट को अपने कंट्रोल में करना है, ट्रेड रूट को अपने कंट्रोल में करना है और दूसरे कंट्रीज के टेरिटरीज को भी, रिसोर्सेज को भी इस तरीके से कंट्रोल में लाना है। ठीक है, तो ये जो सोच है वही इंपीरियलिज्म है। नेशनलिस्ट ग्रुप्स क्या हुआ, बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। ठीक है, एक दूसरे को वो दे वर नॉट कंपैटिबल। ठीक है, कंपैटिबल नहीं हो पा रहे थे एक साथ, वो दे कैन नॉट लिव टुगेदर, राइट, दे बिकेम इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर, दे बिगैन टेकिंग ओवर द or setting up their dominance over the other countries. Okay, that was the main motto, and they became increasingly intolerant, they became jealous of each other, right, or one another, and were often ready to go to war. So they were ready to go to war to meet their objective or whatever goal they had set for themselves. The goal was to subjugate, the goal was to control over the resources of other countries. Major European powers, what they did, they started manipulating the nationalist aspirations of subject peoples. जो वहाँ के गुलाम लोग थे या जिनको जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया अपना, वहाँ के लोगों के जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को उन्होंने मेजर यूरोपियन पावर्स ने कैसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की इन यूरोप टू फर्दर देयर, ताकि वो अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को आगे बढ़ा सके, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को कैसे वो आगे बढ़ा सके, यानी कि विस्तारवादी सोच को वो कैसे आगे बढ़ा सके। ठीक है, आगे और हम डिस्कस करेंगे। We were discussing the Balkan regions। तो बाल्कन रीजन जो है ऑटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था, और आज का जो मॉडर्न डे कंट्रीज थे जो उसके पार्ट थे,
ठीक है, जो मॉडर्न डे कंट्री जो उसके पार्ट है, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो. These modern day countries were the part of the Balkan region. और बाल्कन रीजन पे जो टेंशन था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैसे ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, एक मुस्लिम रूल के कंट्रोल में था. ठीक है, और यहाँ के जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज थे, दे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग थॉट दो नेशनलिस्ट जो एक वेव यहाँ पर चली, रोमांटिक नेशनलिज्म जो चला यहाँ पर, जिसका नतीजा ये हुआ था कि यहाँ के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हम तो शुरू से ही इंडिपेंडेंट थे, हमें जबरदस्ती यहाँ पर जो है सब्जुगेट किया गया है. तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों में जगी और एक के बाद एक जो है यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज आज़ाद होते रहे. लेकिन साथ ही ये रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन भी बना, क्योंकि जो ये कंट्रीज थे, दे वर fiercely jealous of each other. They were fiercely jealous of one another. एक दूसरे से वो jealous थे और they wanted to take over the territory of the other countries. They wanted to make them their colonies, and at the same time there was a competition among the major powers also to take over the control of the Balkan region. बाल्कन रीजन को कंट्रोल करने के लिए भी मेजर पावर्स में रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इनमें भी एक कंपटीशन छिड़ गई. ठीक है, तो इसी की बात हम कर रहे थे, किस तरह से यूरोपियन पावर्स दे साइडेड द मच डिस्टर्ब्ड बाल्कन रीजन. ठीक है, बाल्कन रीजन को मच डिस्टर्ब्ड बाल्कन रीजन क्यों बताया? ऑलरेडी वहां पर नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स चल रहे थे, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, फिर बाद में 1832 का ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके बारे में हमने पहले बात किया था, साइन होने के बाद ग्रीस आजाद होता है वहां पे. ठीक है, तो जो यूरोपियन पावर्स थे उनकी नजर पड़ी मच डिस्टर्ब्ड रोमन बाल्कन रीजन पे. ठीक है, बाल्कन रीजन पे उनकी नजर पड़ी टू फुलफिल देयर इंपीरियलिस्ट गोल्स, ताकि वहां पर वो अपनी कॉलोनीज बना सके. ठीक है, और वहां के लोगों को सब्जुगेट कर सके, वहां के रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज कर पाए. ठीक है, द बाल्कन रीजन कंप्राइज्ड, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस राइवलरी फॉर कॉलोनीज. तो ये जो कंपटीशन था किसका? कॉलोनीज बनाने का. जो इंपीरियलिस्ट जो सोच थी, जो एक्सपेंशनिस्ट जो सोच थी, वो क्या रिजल्ट करता है? रिजल्टेड इन ए सीरीज ऑफ वॉर्स. लड़ाइयां चालू हो जाती है, इंटर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है विद इन द बाल्कन रीजन, इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट होता है और इंटर कॉन्फ्लिक्ट भी चालू हो जाता है at the cost of other countries' territories. I mean, you just wanted to get independent, and the feeling of jealousy was there that we will take over more and more territories. This was the thinking. This was the selfish motive that was behind, the imperialist thinking that was going on in the minds of the major power of the Europe. ठीक है, मेजर पावर्स ऑफ यूरोप में ये जो पावरफुल कंट्रीज थे, जो रिच पावरफुल कंट्रीज थे, उनके अंदर ये सोच थी. और जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे बाल्कन रीजन में, वो भी अपने आप को सुपीरियर किसी तरीके से सोच रहे थे, और किस तरीके से जो है, जो दूसरे कंट्रीज है, मॉडर्न डे कंट्रीज है, आज के जो मॉडर्न डे कंट्रीज थे, जो पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन थे, उनको किस तरीके से आप, मतलब जो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, वो दूसरे टेरिटरी को किस तरीके से, दूसरे कंट्री के टेरिटरी को भी अपने कब्जे में कर सके. ठीक है, तो ये पूरी लड़ाई इस बात की थी, और इससे जो है सीरीज ऑफ वॉर्स हुए, कई लड़ाइयां हुई, रिजल्टिंग इन द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ये डिजास्टर जो है शुरू हुआ, यानी कि इंपीरियलिस्टिक सोच, इंपीरियलिज्म ही पूरे यूरोप को, इट लेड टू द डिजास्टर इन यूरोप, है ना. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहां होता. As we were discussing how imperialism led to disaster in Europe in 1914, right? It led to the First World War, right? It was the imperialist thinking only that led to the First World War. Now we see that Balkan region was the hotspot of tension that time there, right? So we already discussed that. Now let us go further, that how nationalism when aligned with imperialism, जब nationalism जो है किसके साथ जुड़ा? इंपीरियलिज्म के साथ. ठीक है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू, एंड इट लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914.
जो शुरू में मैंने बताया कि जो नेशनलिज्म की जो आइडियलिस्टिक फॉर्म है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई, इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हुई, ठीक है। और बहुत ही नैरो माइंडेड और अग्रेसिव अप्रोच जो अपनाई गई, जिसमें दूसरे कंट्रीज के टेरिटरीज को कैसे अपने कंट्रोल में करना है, ठीक है, वहां पर रूल एस्टैब्लिश करना है ताकि मदर कंट्रीज को फायदा मिल सके, ठीक है, जो कॉलोनाइजिंग कंट्री है उनको फायदा मिल सके, ठीक है। लेकिन अराउंड द सेम टाइम, ठीक है, wherever colonized countries were there, the colonized countries, during the same period, many colonized countries, बहुत सारे जो colonized countries है around the world, पूरे दुनिया में कहीं पे भी, एशियन कंट्रीज में भी बात करें या अफ्रीकन कंट्रीज में भी बात करें, जहां पे भी यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, ठीक है, दे बिगैन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। वहां के लोगों ने जो है इंपीरियल डोमिनेशन के खिलाफ अपनी आवाज उन्होंने बुलंद करना चालू कर दिया। दे बिगैन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंपीरियल रूल, ठीक है, इंपीरियल रूल के अगेंस्ट वो अपनी आवाज मुखर करने लगे। दे बिगैन बिकमिंग मोर वोकल अगेंस्ट द इंपीरियल रूल, ठीक है। सो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स फॉर नेशनलिस्ट इन नेचर, जहां पे भी ये एंटी इंपीरियल, अगर हम हमारे कंट्री की बात करें, वी वर ए कॉलोनाइज्ड कंट्री, राइट, वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेचर ऑफ स्ट्रगल था, दैट वाज एंटी इंपीरियल एंड इट वाज नेशनलिस्ट इन नेचर, राइट। तो हमारे यहाँ पर जो है, या कहीं पे भी जो कंट्री कॉलोनी रही है किसी पावरफुल कंट्री की, तो वहाँ के लोगों ने जो अपने स्ट्रगल्स की इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, फ्रीडम के लिए जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जो स्ट्रगल की गई, तो वो जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट यानी कि इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, दे वर nationalist in nature, ठीक है, that brought about unity among the people of that colonized country, okay, while they were fighting against the imperialist forces, right, and they, what was the aim? The aim was to form independent nation state, ठीक है। तो अब जब नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात करें, तो not everywhere the idea what has been adopted in Europe was replicated everywhere in the same form, right? In different countries, different socio-economic condition, cultural conditions were there, right? So because of which people had, they had developed their own understanding of nationalism. उन्होंने अपनी जो है एक अपनी खुद की जो है, जो उनके कंट्री को सूट करता है, जो उनके कंट्री के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को, सोशो कल्चरल कंडीशन को सूट करता है, उस हिसाब से नेशनलिज्म को उन्होंने अपने यहाँ पर समझा है, या उस तरह की नेशनलिज्म को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे हम बात करते हैं कि यूरोप में एक सिंपल से, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि यूरोप में वन लैंग्वेज, वन रिलीजन या मोनोइज्म की हम बात करते हैं, किस तरह से हम जो है मोनो कल्चर की बात करते हैं, लेकिन हमारे कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ प्लुरलिज्म। तो हमने यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको हमने एकोमोडेट किया है, ठीक है, किसी को सप्रेस करने का काम नहीं किया, किसी लैंग्वेज को सप्रेस करने का काम नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्लुरलिज्म। वहां पर सिंगुलरिज्म के ऊपर यूरोपियन जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो सिंगुलरिज्म के ऊपर आधारित है, ठीक है, whereas the idea of nationalism in our country is based on pluralism, बहुलतावाद के ऊपर जो है, प्लुरलिज्म के आधार के ऊपर आधारित है हमारे यहाँ की नेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो नेशनलिज्म, यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की बात करें तो उसको बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज में जो है अग्री किया गया, एक चीज जो है वाइडली एक्सेप्ट की गई, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है, जहां पे भी एंटी इंपीरियल मूवमेंट लड़ाई चली गई, लड़ाई हुई, एंटी इंपीरियल फोर्सेस, एंटी इंपीरियल स्ट्रगल जहां चली, और वहां पर जो पर्पस जो था, लोग एकजुट हुए, लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी की एक कोशिश की गई कि भाई यूनाइटेड कैसे बने, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट जो है, इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया, दैट बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, ठीक है। तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड
एक्सेप्ट किया गया एक नेचुरल ऑर्डर के तौर पर कि नेशन स्टेट होना ज़रूरी है, तभी लोग अपने एस्पिरेशंस और जो भी होप्स है उनको वो पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था आपका नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के ऊपर विद रेफरेंस टू बाल्कन रीजन। ठीक है, किस तरीके से वहाँ नेशनलिस्ट इमोशंस किस तरीके से सर्ज हुए और कैसे इंपीरियलिस्ट फोर्सेस ने डिजास्टर एक तरह से क्रिएट किया यूरोप में, और जिसका नतीजा जिसका रिजल्ट ना केवल यूरोप को भोगना पड़ा, या नॉट ओनली यूरोप सफर्ड फ्रॉम इट, द होल वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गॉट अफेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर. Okay, hope you like the video. For any questions, please put your questions in the drop box. And in the end, thank you so much. Have a nice time. Bye bye.